फर्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन यानी मेमोरी, अटेंशन अवधान, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। लग नहीं रहा जैसे दिमाग से संबंधित बातें हो रही हो। अटेंशन कहाँ से देते हैं? दिमाग से ही अटेंशन पे कर पा रहे हैं आप। अगर ध्यान लगा पा रहे हैं कहाँ से लगा पा रहे हैं? दिमाग से लगा पा रहे हैं हम, कॉग्निशन से लगा पा रहे हैं, अपने संज्ञान से लगा पा रहे हैं। मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेमोरी भी हमारे दिमाग में ही है, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो वो भी एक कॉग्निटिव स्किल है, मेंटल स्किल है अगर हम बात करते हैं। इमेजिनेशन अगेन हम दिमाग से करेंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कुछ नया हम कहाँ से करेंगे? दिमाग से करेंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव डोमेन से सिंपली संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, जो मैंने पता नहीं कितनी बार हर एक मैराथन में आपको मिल जाएगा। जो बैचेस में लोग हैं जिन्होंने फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखे हैं, सबको ये बात पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट, मानसिक क्षमताओं का विकास। अब मानसिक क्षमताओं में आपका थिंकिंग यानी सोचना, समझना, तर्क करना यानी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, अटेंशन, है ना। तो मेंटल स्किल्स। अगर बात करते हैं सोशल डोमेन की तो यहाँ समाज की बात नहीं हो रही। समाज से नहीं सोच रहे हैं आप, दिमाग से सोच रहे हैं। समाज दिमाग में ही है आपके, मतलब बाहर भी है, बट जो सोचने वाला एस्पेक्ट है वो दिमाग के अंदर है, ठीक। डेवलपमेंट के 4 प्रकार हैं, हमें पता है ये चीज। PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? देखो कब आता है, जल्दी ही आना चाहिए क्योंकि जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। यानी सना एक बच्ची है जिसने अपनी कमीज का बटन बंद करने से पहले या कलम पकड़ना सीखने से पहले क्या सीखा? ग्लास को पकड़ना और बॉटल को पकड़ना। यानी वो पेन पकड़ना सीखने से पहले बॉटल पकड़ना सीख गई। दैट मीन्स ग्रॉस और फाइन का हमें कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। एक बार पोल में आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया। जो भी आपका कोई भी टेट एग्जाम है, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, ये सेशन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हर एक एग्जाम के लिए आप पूछें कि उसके लिए है कि नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते ही हैं। किसी एग्जाम में कम मार्क्स में, किसी में ज्यादा में आते हैं, ठीक है बात। देखो एक बार, रोज क्लास होगी अब 9:30 से। क्लासेस कम ही ले रही थी मैं, ऐप पे भी कमी चल रही थी। इवन सीटेट के बैच में कल से होगी क्लास शुरू आपकी, जो नए बैचेस हैं सीटेट के। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करियर विल ऐप पे देखिए। सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास। जो सना एक बच्ची है उसने ग्लास को पकड़ना सीखा, पहले बॉटल को पकड़ना सीखा। किस चीज से पहले? इससे पहले कि वो अपनी शर्ट के बटन लगाना सीख पाती या फिर पेन पकड़ना सीख पाती। अब ग्रॉस और फाइन का तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, है ना। यूनिडायमेंशनल होता है। यूनिडायमेंशन का मतलब हो गया एक आयामी। अगर एक ही आयाम है तो फिर इनकी तो बात ही नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, यानी सर से पैर तक जाएगी। जो डायमेंशन है हमारी वो सर से पैर तक जाएगी। इसमें 40% आंसर ही सिर्फ सही आ रहे हैं। सर से पैर तक जाने में तो बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर जो आपका टॉर्सो और बाकी बॉडी पार्ट, ठीक। तो इसमें ये बात तो चलेगी नहीं, ठीक। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये क्या है? अधोगामी है विकास, ये बात सही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसे है समझते हैं इसको। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या कहता है? सेंटर टू पेरिफेरी। सेफेलोकॉर्डल कहेगा सर से पैर और प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेगा सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर कब होगा भाई? अगर हम ग्लास पकड़ना सीख रहे हैं, यानी केंद्र से धीरे धीरे बाहर की ओर के बच्चे का पूरा पहले अपनी आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथों पे, फिर उंगलियों पे। तो हाथों पे कंट्रोल, दैट मीन्स बॉटल पकड़ ली, है ना। फिर फाइन पे यानी पेरिफेरी की तरफ, सीमाओं की तरफ, एक्सट्रीमिटीज की तरफ कंट्रोल आएगा, दैट मीन्स वो अब पेन पकड़ पाएगा। तो पेन मतलब सेंटर से बाहर की ओर, जितना बिल्कुल बाहर क्या हो सकता है? उंगलियां, एक्सट्रीमिटीज यही है, ठीक। इसको आप ग्रॉस टू फाइन की तरह देखने की बजाय यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरह देख सकते हैं। हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाते हैं कई बार और चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक। रैंडम नहीं होता कभी भी। जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंशियल पैटर्न में होता है, ऑर्डरली पैटर्न में होता है। तो डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ। जिन लोगों को अब से तैयारी शुरू करनी है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इवन सीटेट की भी आप ये मान के चलिए नई तैयारी शुरू हो रही है आपकी। अभी कुछ देर में आपके सामने पोल होगा और आंसर करना पोल में। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, यानी विकास किसका परिणाम है?
विकास किसका परिणाम है? सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ एनवायरमेंट का, स्कूल जाने का, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट? तो हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा आपके घर में ये बात जानता होगा अगर आपने कभी क्लासेस ली हैं पेडागोजी की, कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम है, गुणनफल है क्या? विकास। ठीक, अब बाकी चीजें सब इसी में आ जाएंगी। स्कूलिंग किसके अंदर आ जाएगा? स्कूलिंग आ जाएगा। स्कूलिंग एंड एजुकेशन किसका हिस्सा है? एनवायरमेंट का, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं ओनली एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट तो हो ही गया। ओनली हेरिडिटी ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो सिर्फ आनुवंशिकता या तो सिर्फ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों, तो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट। आसान है क्वेश्चन। कितने परसेंट ने सही दिया था आंसर? देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? यानी कौन सा एक प्राइमरी एजेंट नहीं है सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट? अब इस तरह के क्वेश्चंस लोगों को कंफ्यूज करते हैं, है ना, और ये कंफ्यूज करने के लिए दिए भी जाते हैं। फैमिली नहीं है प्राइमरी का एजेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि फैमिली प्राइमरी में नहीं आएगी तो कहां आएगी? ठीक, तो फैमिली तो हमेशा होगा, इसलिए तो हट गया। नेबरहुड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। पीयर्स नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी। लेकिन गवर्नमेंट तो निश्चित रूप से नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी प्राइमरी का पार्ट हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट किसका पार्ट है? सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट किसका पार्ट है? सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? प्राइमरी नहीं हो सकती गवर्नमेंट। घर में जब आप पहली बार अपना सेल्फ क्रिएट करना सीख रहे हैं, सोशलाइजेशन सीख रहे हैं, तो गवर्नमेंट से थोड़ी ना डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, फैमिली, नेबरहुड, पीयर्स, ये आपके आसपास के दायरे में है। फिर भी तो बाकी ऑप्शंस को देखते हुए हमेशा आंसर लगाना होता है। कई बार ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जहां पे नेबरहुड भी इंक्लूड नहीं होता प्राइमरी में, लेकिन हमें पता है कि बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी प्राइमरी में नहीं होगी, और ये मैं हमेशा तरीका यही डिस्कस किया है डे 1 से कि प्राइमरी और सेकेंडरी का सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि ऑप्शंस किस तरह के हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 87% लोग सही दे रहे हैं उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा के प्रति जो प्रति उत्तर दिए या रिस्पॉन्स दिए बच्चों ने, लॉरेंस कोहलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस तरह के विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइंस डिलेमा के बेसिस पे? हाइंस डिलेमा क्या है? एक स्टोरी है ना। हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही डेडली डिजीज से गुजर रही थी और सफर कर रही थी, और वो बच सकती थी। फिर इससे निकाल करके उन्होंने क्या दिया? 79% आंसर सही है, यानी मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास की बात की। और इस नैतिक विकास में भी 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस थी। ये थियरी अगर आप ना पढ़ी हो, यही लेट्स लर्न पे आप सर्च करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में? हो रही है तो बताओ, नहीं है ना कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट पे, बात नहीं की कोहलबर्ग ने, ना साइकोलॉजिकल ना पर्सनल। सिंपल बात है, कोहलबर्ग मतलब मॉरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, इस सीरीज में आपके हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो इसको प्रॉपर फॉलो करना है सीरीज को। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को, ये पेडागोजी अभ्यास को फॉलो कर पा रहे हैं, तो बहुत हद तक और नए ढंग के क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 9-year-old लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बटन होते हैं ना, मान लीजिए शर्ट में बटन लगे हुए हैं, और भी आप बटन यूज कर रहे हैं घर में, कहीं अलग अलग जगह पे, कोट में लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं। ठीक, तो 9-year-old लीला, पहली बात तो एज पे फोकस करना है। कितने? 9 साल की बच्ची है लीला, जो क्या करती है? क्लासिफाई करती है, वर्गीकृत करती है कलेक्शन ऑफ बटन्स को। घर में जो मान लीजिए बॉक्सेस होते हैं ना, जो मम्मियों के या जो लोग भी यूज करते हैं, जिनको भी क्या कहते हैं हम, सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, तो वो बॉक्स में देख रही हैं, वो बटन है अलग अलग कलर के, मान लीजिए अलग अलग साइज के। तो साइज के अनुसार लीला ने बटन्स को क्या किया? क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। इतनी जल्दी मत एंड करो। वर्गीकृत किया, और she then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them। किस बेसिस पे? देखो, क्लासिफाई करने का कई तरीके हो सकते हैं। क्लासिफाई करने के कलर के बेसिस पे हो सकता है, साइज के बेसिस पे हो सकता है। यहाँ उन्होंने होल्स के बेसिस पे, किसी में 3 होल हैं, किसी में 2 होल हैं, तो 3 होल वालों को एक साथ रखा, 2 होल वालों को एक साथ रखा, 4 होल वालों को एक साथ रखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लीला इज इन डैश स्टेज। क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत देर लगती ही नहीं। जैसे ही आप 9 साल देखते, आप समझ जाते कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आएगा। तो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, बट हमें पढ़ के समझना भी तो है ना, रटना थोड़ी है। ठीक,
तो 9 वर्ष देखते हैं आपको समझ में आ जाता है, 7 से 11 तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में आता है। और मैंने आपको ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में CCS है ना, हमें पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 क्वालिटीज आती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे की 4 स्टेजेस में से तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक सबसे पहले आता है। 3 चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। CCS मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये क्या है, कंजर्वेशन। संरक्षण का गुण आएगा बच्चे में, वो ये समझ जाएगा शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है। संरक्षण का गुण। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के या तो रंग या फिर साइज के आधार पे अलग अलग भागों में या अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर पाए। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी में विभाजित करना। फिर आएगा सीरिएशन कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाए प्रॉपर। तो ये 3 गुण आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु है। राइट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें एक बार, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा एक बार 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं एक दो। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, पहली बार क्लास ले रही हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ लो सुमन। रेगुलर चलाएंगे क्लास, अब 9:30 डेली मिलेंगे, डोंट वरी, है ना। कम क्वेश्चन करें ज़्यादा करें बट मिलेंगे डेली। और तो बहुत सारे गुण हैं अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिक पहली बार आएगा, या फिर हम बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी बच्चे में, ईगो सेंट्रिज्म चला जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो डैश, इसको डैश कहते हैं। तो 53% आंसर्स हमारे ए हैं और बाकी के जो है आंसर्स हम अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट होंगे। मैं देख लेती हूँ बी कितने लोग दे रहे हैं। बी कुछ 37%, मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन है ए और बी को लेकर के। देखिए अगर हम समझते हैं इसको, डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास, यानी वो अपने अनुभव जब ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने स्कीमा में फिट करने के लिए। देखो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को फिट करेगा, ऐड करेगा अपने स्कीमा में, स्कीमा क्या है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, आपकी प्रीवियस नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ब्रेन में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है अलग अलग पॉकेट्स में, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं, है ना। आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपका वर्तमान ज्ञान है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। राइट, अब कोई भी चीज आप दुनिया में, मान लीजिए पेन भी देखेंगे तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन सेव करेंगे ना आप अपने दिमाग में, जरूरी थोड़ी एज इट इज, बिल्कुल इसको एज इट इज ही ऐड कर लेंगे। तो आपका जो अनुभव हुआ उसको जो आपने ऐड किया, इस ट्रांसफॉर्म से, इसको मैनिपुलेशन नहीं समझना है ट्रांसफॉर्म करने को, हिंदी में भी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म वर्ड देख के मेरे दिमाग में भी एक बार को आया था कि यार ये तो एकोमोडेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ मैनिपुलेशन जैसा या एडजस्टमेंट जैसी बात तो नहीं हो रही है, बट सच ये है कि जब भी हम कुछ भी देखते हैं दुनिया में तो हम अपने तरीके से तो ऐड करते हैं ना, यहाँ पे चेंज करने की बात नहीं हुई। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अनुभवों को सीधा समाहित किया, सिंपल लिखा हुआ है हिंदी में बिल्कुल प्योर तरीके से। अगर ट्रांसफॉर्म में कंफ्यूजन हो रही है तब भी आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जब तक मैनिपुलेशन वर्ड यूज ना करे, एडजस्ट यूज ना करे, चेंज करना यूज ना करे, तब तक हम एकोमोडेशन की तरफ नहीं जाते, आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये दोनों इतने क्लोज टर्म्स हैं, अगर देखा जाए तो एसिमिलेशन में एकोमोडेशन भी है, एकोमोडेशन में एसिमिलेशन भी है, अगर इसको वैसे समझेंगे डीप में तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसलिए हम फंडे अपनाते हैं जिससे कंफ्यूजन कम हो और नंबर मिल सके। लेव वाइगोस्कीज थियरी of cognitive development is called a dash theory as he argues that children's learning takes place in a context, यानी जो लेव वाइगोस्की की थियरी है उसको किस थियरी के नाम से जाना जाता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमने वाइगोस्की की थियरी को डिस्कस किया है तभी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इस थियरी का नाम क्या है, क्योंकि ये थियरी किसकी है, संज्ञानात्मक विकास की, कि बच्चे का संज्ञान, उसकी थिंकिंग, उसकी रीजनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी मेमोरी, उसका परसेप्शन, उसकी अटेंशन कैसे डेवलप होती है ना। थियरी किसके बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिसकी बात प्याजे भी कर रहे हैं। लेकिन थियरी का नाम क्या है, साइकोडायनामिक किसकी थियरी है, सिगमंड फ्रॉइड की थियरी। बिल्कुल 85% लोग आंसर सही दे रहे हैं, फ्रॉइड की थियरी है। साइकोसेक्सुअल भी फ्रॉइड की थियरी है। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत सारे लोग हैं, व्यवहारवादी, स्किनर, बेंड्यूरा तो बाद में कॉग्निटिविस्ट बन गए, तो स्किनर हुए, आपके
पैवलव हैं, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं हल हैं, थॉर्नडाइक हैं, और भी 1700 लोग हैं, मतलब 1700 से ज़्यादा ही होंगे आज की डेट में, तो जो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वाटसन है को फॉलो करते हैं या मानते हैं। ठीक, इनकी थियोरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। मैंने आपको बताया है कि 3 चीजें महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगॉस्की, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। यानी बच्चा संस्कृति से, समाज से इंटरेक्ट करके भाषा के माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक टूल है, एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी समझ का विकास करते हैं, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। राइट, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइक शेयर करते रहना है, खुशी खुशी डेली एनर्जी बना के रखेंगे अब से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल। यानी टीचर क्या करता है जब एडजस्ट करे अपने सपोर्ट को बच्चे के करंट लेवल को फिट करने के लिए। यानी टीचर को हो सकता है बहुत कुछ आता हो सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन वो अपनी सपोर्ट, कितना सपोर्ट करना है, किस स्टेप पे हेल्प करनी है, पूरा नहीं सॉल्व करके दे देना है, तो वो अपनी सपोर्ट को एडजस्ट करेगा बच्चे के करंट लेवल के अनुसार। एक बच्चा होगा जो 3rd स्टेप पे अटक रहा होगा, एक बच्चा होगा जो लास्ट स्टेप पे अटक रहा होगा, तो बच्चे के लेवल के अनुसार वो अपनी हेल्प को एडजस्ट करेगा। ठीक, एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र की संभावना है अगर आपको वहां हेल्प मिल गई। जैसे ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोल्डिंग कहा जाता है हेल्प की प्रोसेस को। वाइगॉस्की की थियरी में हमने अच्छे से डिस्कस किया। जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने थियरीज नहीं देखी हैं, पहले प्लेलिस्ट में जाके थियरीज देखें, और नहीं भी देखनी है ना थियरीज, सिर्फ 4 घंटे की एक मैराथन है वो देख लीजिए, है ना, टाइप कर दीजिएगा 4 घंटे की एक मैराथन है CDP की, वो देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने लग जाएंगे। मैं बहुत सारे जो रेफरेंसेस दे रही हूँ थियरी के, वो भी समझ में आने लग जाएंगे। चलिए आते हैं फटाफट से, समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल है, यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग में बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटर सब्जेक्टिविटी। भाई सिंपल बात है, स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड, मचान, है ना, पाड़ कहते हैं जिसको हम। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी हेल्प है। ठीक, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन द चाइल्ड, जी नहीं, ठीक है, द्वंद्व नहीं है, हेल्प है। आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या है, अगर हम बात करते हैं, वो देखते हैं ना आप, जब घर बनते हैं तो लोग पाड़ बांधते हैं या उसको बहुत अलग अलग जगह पे शटरिंग बोल देते हैं लोग, उसको एग्जैक्टली स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो आपका काम करने वाला व्यक्ति है जो पेंट करेगा आपके घर पे, वो स्कैफोल्डिंग की मदद लेगा, उस पाड़ की मदद लेगा, उस पर चढ़ के ही वो पेंट कर पाएगा या घर बना पाएगा। तो वो स्कैफोल्डिंग क्या, टेम्परेरी हेल्प है, हमेशा तो नहीं लगा रहता, जब घर बन गया तो हट गया, दैट मीन्स टेम्परेरी हेल्प है, तब तक ही उसको यूज करते हैं जब तक जरूरत है। ठीक, जहां जरूरत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्ष में, टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। प्रगतिशील समझते हैं ना, जॉन डुई का नाम याद आ रहा होगा। क्लास की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी व्यक्तिपरक या हम कहें बाल केंद्रित कक्ष। प्रोग्रेसिव क्लासरूम 3 चीजों को मेनली मानता है। अगर हम बात करें, पहले आप आंसर कर लो, फिर मैं बताऊंगी वो 3 चीजें कौन सी हैं। टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, नहीं, बच्चे को सेंटर में रखना है, टेक्स्ट बुक को नहीं। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फोकस नहीं होता। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, भाई जॉन डुई तो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो जहां बच्चा एक्टिव है, वैसे भी कोई भी अगर ऑप्शन में आप फंसते हैं तो फोकस कीजिएगा, जिस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है वो सही उत्तर होगा आपका। ठीक है बात। डी ऑप्शन है, टीचर्स यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग, ऐसा नहीं होता प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। अगर मैं प्रगतिशील शिक्षा की बात करूं तो जॉन डुई कहते हैं, या इन जनरल प्रोग्रेसिव क्लासरूम जिन चीजों का ध्यान रखती है वो है कि बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, जन्म से ही जिज्ञासु होता है, यानी हर बच्चे में जिज्ञासा है। अगर जिज्ञासा को मार रहे हैं तो हम लोग मार रहे हैं। ठीक, जिज्ञासु है क्योंकि वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप कहेंगे अरे चुप हो जाओ। ठीक, वो बाय नेचर क्रिएटिविटी की क्षमता है उसके अंदर, क्रिएटिव है यानी रचनात्मक होगा, कुछ नया करने की क्षमता उसके अंदर होती है ना। और 3rd चीज है आपकी इनेट एबिलिटी टू लर्न। इनेट एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की आंतरिक क्षमता होती है हर किसी में, ये कह सकते हैं एबिलिटी टू लर्न। जैसे मुझे एक शब्द से बड़ी दिक्कत होती है, जब भी कोई कहता है ना कि मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा, ट्राई किया आपने, भाई सीखने की क्षमता हमारे अंदर इनेट है, तो सीख लेंगे। अभी नहीं पता तो सीख लेंगे, नहीं होगा क्या होता है ना। तो इनेट एबिलिटी टू लर्न, आंतरिक क्षमता है भाई सीखने की, आंतरिक क्षमता सीखने की।
राइट। ठीक, तो इस बात को हमें मान के चलना है कि ऑल चिल्ड्रन हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न, दे आर क्यूरियस बाय नेचर, जिज्ञासु होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं हर एक बच्चा सीख सकता है, बजाय कि उसको सही एनवायरनमेंट या सही सपोर्ट या हम कहें क्यूरियोसिटी उसकी बिल्ड की जाए। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सी ऑप्शन यहां सही था, जहां पे बच्चा एक्टिव था। प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहां खोले गए सबसे पहले? तो शिकागो में, अमेरिका के अंदर खोले गए 20th सेंचुरी में, 1900s के अंदर। लैब स्कूल्स या एलिमेंट्री स्कूल्स के नाम से इनको जाना गया, जॉन डुई और उनकी वाइफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। इंटेलिजेंस रेफर्स टू दी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट टू दी मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। यानी कौन से प्रकार की बुद्धि है जिसके अंदर क्षमता आती है कि आप दूसरों के मूड को, दूसरों के टेम्परामेंट को, उनकी इंटेंशन को समझ पाए कि सामने वाले का मूड कैसा है, उस तरह की बात करें। ऐसा नहीं है कि हम अलग मूड में, सामने वाला अलग मूड में, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। टेम्परामेंट कैसा है, कुछ लोग होते हैं ना ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ थोड़ा सा जल्दी नहीं फैलते। इंटेंशन क्या है, मतलब कोई बात अगर कही गई है तो किस इंटेंशन से कही गई है। ठीक, तो ये इंटेलिजेंस कौन सा प्रकार है बुद्धि का? गार्डनर को याद कीजिए, जो 8 प्रकार की बात करते हैं बुद्धि की, है ना। इंटरपर्सनल है, इंट्रा है, या स्पेशल है, या लॉजिकल है। लॉजिकल से तो हट ही जाएंगे, ये लोगों से संबंधित है, तो या तो इंटर होगी या इंट्रा होगी। इंट्रा मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, जो खुद के मूड, खुद की इंटेंशन, खुद के टेम्परामेंट को समझे, वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस रखेगा। लेकिन 2 या 2 से अधिक लोगों की जब बात आती है तो इंटर की बात आती है। जैसे इंटर स्टेट की बात करते हैं ना हम, या इंटरनेशनल की बात करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। तो मतलब दूसरों की, अदर्स को समझने की जो इंटेलिजेंस है उसको इंट्रा पर्सनल, अंतर व्यक्तिक कहते हैं, जो आपके काउंसलर में हो सकती है ना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इवन टीचर्स में हो सकती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट, यानी जो नई शिक्षा नीति है हमारी 2020 की, वो क्या प्रपोज करती है? पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेजेस, यानी जो प्राइमरी ग्रेड के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में या घर की भाषा में या लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाना चाहिए। हाँ, जितनी भी पॉलिसीज आई हैं आज तक, चाहे वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो त्रिभाषा सूत्र हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1964 के अराउंड, कोठारी कमीशन इवन वाज सेइंग द सेम थिंग। अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि होम लैंग्वेज या मदर टंग में। होम लैंग्वेज का मतलब क्या है? जिसके घर में जो भाषा बोली जा रही है ना। आप जबरदस्ती बच्चे को बाधित करेंगे अगर, तो क्या होगा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देगा। बी ऑप्शन है देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। अब एक भाषा कैसे होगी? जब बच्चों के घरों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो वो एक भाषा से आप कैसे बांध सकते हैं उनको? स्पेशली प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है। हायर एजुकेशन आप किसी एक लैंग्वेज में रख सकते हैं। फिर है सी ऑप्शन, टीचर शुड बी डिस्करेज्ड टू यूज अ बाइलिंगुअल अप्रोच, यानी शिक्षकों को हम क्या करें? डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें कि वो बाइलिंगुअल अप्रोच यूज करें। मतलब उनको बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं का यूज करना है। ये भी प्रॉब्लम है, आपको तो उस भाषा का यूज करना है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। आगे बढ़ेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैवीली डिस्करेज्ड, यानी बहुभाषिता को आप डिस्करेज करें, यानी बढ़ावा ना दें, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं तो वो कई भाषाएं बोलेंगे, तो बहुभाषावाद को महत्व देना है कि बच्चे एक दूसरे की भाषा सीख सकें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स, एक संसाधन है। ठीक, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेज, यानी घर की भाषा में, मातृभाषा में, जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ना। मातृभाषा क्या होगी? जो आपके घर पे बोली जाती है उसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा बच्चा। तो प्राइमरी लेवल पे पूरे देश में यही है कि आप मदर टंग का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। A school gives preference to boys while selecting students for badminton competition and to girls for music competitions. This indicates, यानी एक स्कूल है जो प्रेफरेंस देता है किसको? बॉयज को किस चीज में? बैडमिंटन कंपटीशन के लिए, और गर्ल्स को प्रेफरेंस देता है कहां? म्यूजिक कंपटीशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल ये कहना चाहता है कि बैडमिंटन में लड़के अच्छे होंगे, या बैडमिंटन तो जो है लड़कों का खेल है तो उनको ही हम भेजें बैडमिंटन कंपटीशन के लिए, और लड़कियों का काम है म्यूजिक, या म्यूजिक में ज्यादा अच्छा करेंगी लड़कियां। क्या कहते हैं इसको हमारी भाषा में? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, जो कि भरी हुई है कूट कूट के बहुत सारे लोगों में, इवन बहुत सारे टीचर्स में मैं देख चुकी हूं, है ना। वो इस तरह से यूज कर जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कि उन्हें खुद को भी नहीं पता होता। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या कहेंगे इसको? जेंडर रूढ़िबद्धता, कि जो समाज में चला आ रहा है ना, कि जितने भी एडवेंचरस काम है वो तो सिर्फ लड़के ही करेंगे। ठीक, या घर में खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाएंगी,
ठीक, ये क्या हुआ, स्टीरियोटाइपिंग है, जो समाज में चला आ रहा है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसमें वो बराबरी या समानता आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। ठीक, तो ये जेंडर स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी, इक्वालिटी जैसा यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल स्टीरियोटाइपिंग, या फिर अगर ऑप्शन में होता बायसनेस यानी पक्षपात, क्योंकि पक्षपात तो हो ही गया ना, आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स विच ऑफ दीज, यानी जो सीसीई है वो किन बातों का ध्यान रखता है। सीबीएसई ने लागू किया 2009 में सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, यानी लगातार चलना चाहिए पूरे साल, फ्रिक्वेंटली, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी बच्चे के सभी पक्ष को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को वो जांच पाए, यानी सर्वांगीण विकास का आकलन कर पाए, मूल्यांकन कर पाए। तो ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं डी। देखो ये क्वेश्चन आसान है, बस इसको मुश्किल बनाया गया है इन 4 ऑप्शन से। ये जो उन्होंने इस तरह से दे दिया ना, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, बात तो सही है, जो इवैल्यूएशन के पैरामीटर या टूल्स बनाए गए हैं, जो रूब्रिक्स सेट हुए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, उन पे प्लान करना, ठीक बात है। मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, यानी शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाना, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल डिटेल्स में चीजें पता हो आपको अपने बच्चे के बारे में। पेरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी पेरियोडिक टेस्ट हो और रैंक करें आप, ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, ठीक, कि रैंक करें आप बच्चे को। इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात सही है, तो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड में लिखा हुआ है टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, टेस्ट तक में भी चल जाता बट रैंक से नहीं चलेगा, कि आप बच्चों को इस श्रेणी में बांट देंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, उसमें ठप्पा लगा दे, लेबल नहीं करते हम कभी भी बच्चे को, ठीक है, हम कभी भी लेबल नहीं करते। अब देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया, सीसीई सब ने पढ़ा हुआ है, मैंने भी कितनी बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 45%, 45 तो अब हुआ है, 39% आंसर्स दे रहे थे जब तक आंसर नहीं बताया था, जस्ट बिकॉज इसमें इस तरह की प्रोबेबिलिटी दे दी, और आजकल इस तरह के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखिएगा एक बार, व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, वो सिद्धांत क्या है जिसके बेसिस पे आकलन किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, बताइए फटाफट से बताइए। प्राइमरी टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल्स, रोट मेमोराइजेशन कोई दुनिया की अच्छी पॉलिसी नहीं बढ़ावा देगी रटने को। रोट मेमोराइजेशन क्या है, बिना समझे ही रट लिया आपने, बस याद कर लिया, तो रटंत विद्या तो चलंत नहीं, राइट। आगे बढ़ेंगे, एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी कि एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी सिर्फ कंटेंट आप रट रहे हैं, ये भी सही नहीं है। फिर है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास के अनुकूलन करना, ये बात बिल्कुल सही है कि आप लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप लर्निंग को अनुकूलित बना रहे हैं सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के विकास के अनुसार। डी ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू एंड ऑफ द ईयर। देखो यही खेल था आपका सीसीई में भी, और यही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात हो रही है वहां पे, कि आप चहुमुखी विकास को असेस करो ना, यानी बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को थोड़े, सिर्फ दिमाग को थोड़े ही, उसके फिजिकल डेवलपमेंट को भी, उसके संज्ञान को भी, उसके सोशल को भी, उसके इमोशनल को भी, यानी विकास के सभी पक्षों को जांचना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि लर्निंग को ऐसा बनाया जाए ताकि वो सभी बच्चों के विकास के अनुसार हो, डेवलपमेंट के अनुसार हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।